दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरह खुल जाए तो फौरन हवा है। नज़र ढूंढे मगर कुछ भी ना पाए, ज़बां चखे मज़ा हरगिज़ न आए। हवाओं में लगाया खूब फंदा, अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा। नहीं मुश्किल अगर तेरी रज़ा हो, हवा पानी हो और पानी हवा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्माइल मरेठी की नज़म आबे ज़ुलाल। ये आपकी ख़याबान उर्दू से है और नज़म का नाम है आबे ज़ुलाल और इसके शायर हैं इस्माइल मरेठी। तो सबसे पहले हम इस्माइल मरेठी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर नज़म का मरकज़ी ख़याल, नज़म का ख़ुलासा, नज़म के इशार की तशरीह और नज़म का सवाल जवाब भी पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप अपने पास एक बुक ज़रूर रखें। आपके पास किताब होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किताब से आप पूरी नज़म पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी तशरीह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस्माइल मरेठी की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश 1844 ईस्वी यानी 1844 में हुआ और इनका इंतकाल 1917 यानी 1917 में हुआ। मोहम्मद इस्माइल नाम इस्माइल तखल्लुस था। इनका पूरा नाम मोहम्मद इस्माइल था और इस्माइल तखल्लुस करते थे। मेरठ में पैदा हुए, इसीलिए इन्हें इस्माइल मरेठी कहा जाता है। इसी दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की, क्योंकि उस दौर का रिवाज था कि बच्चे जो इब्तिदाई तालीम अपने घर में हासिल करते थे। तो उस दौर के ज़माने के हिसाब से उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने घर पर हासिल की। मेरठ के एक आलम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम हासिल की और मेरठ के एक आलिम थे, उनका नाम रहीम बेग था, उनसे उन्होंने फ़ारसी ज़बान की आला तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया और अंग्रेज़ी ज़बान में भी उन्हें महारत हासिल थी। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग भी किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था, लेकिन कौम के बच्चों की तालीम की दिलचस्पी थी, वो चाहते थे कि कौम के बच्चे पढ़े, इसलिए उन्होंने मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। मुअल्लिमी यानी टीचर, मुअल्लिम हुए यानी टीचर हुए, उस्ताद हुए। अपने अहद के अहम शायरों मिसल हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मरेठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। और अपने अहद के जो शायर थे, उनके अहद के शायर कौन थे? हाली थे, शिबली थे। तो उन्हीं के तरह इस्माइल मरेठी ने भी अपनी शायरी को, अपनी किताब को बच्चों और बड़ों दोनों के लिए तालीम का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखी। दरसी किताब यानी क्लास की किताबें भी लिखी। दरसी यानी दर्स देना, सबक देना, तो दरसी किताबें भी लिखी। उन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ इन किताबों में इखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सकें। तो उन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ इन किताबों में इखलाकी मौज़ूआत, यानी जो उन्होंने किताब लिखा, जो दरसी किताब लिखा, उसमें उन्होंने इखलाकी मौज़ूआत डाला ताकि जो भी पढ़ें वो पढ़ने के साथ, तालीम हासिल करने के साथ क्या तरबियत भी हासिल कर सकें। इस्माइल मरेठी ने ऐसी कई नज़में लिखी जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं और उन्होंने कई ऐसे नज़में लिखी हैं जो बच्चों के लिए हैं और हर अहद में इनकी मानवियत और अफादियत बरकरार है। इनकी हर अहद में, जो आज का अहद है, जो आज का दौर है, इस दौर में भी उनकी नज़में पढ़ी जा रही हैं और इनकी मानवियत और अफादियत यानी इनके माने और इनके जो फ़ायदे हैं वो अभी भी बरकरार है। अभी भी इस नज़म को पढ़ा जाता है और इससे फ़ायदा हासिल किया जाता है। इस्माइल मरेठी का कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है और इनके जो कलाम है कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है। कुल्लियात यानी इनके जो कुल जमा है, जो भी इन्होंने नज़म लिखी है वो सब इनकी इस किताब में जमा कर दी गई है। अब आइए नज़म का मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जानते हैं कि आबे ज़ुलाल के मानी क्या होता है? आबे ज़ुलाल का मानी होता है ठंडा पानी, मीठा पानी और साफ़ पानी। आबे ज़ुलाल यानी साफ़ पानी और मीठा पानी, ठीक है। तो इसका मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं।
इस नज़म को जो लिखा गया है इसका टॉपिक ये है कि पानी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस से मिलकर बना है, और ये दो गैस मिलकर क्या है लिक्विड बन जाता है और ये पानी बन जाता है। और पानी की खूबी ये है कि ये मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिस बर्तन में आप डालिए वो उसी शक्ल का हो जाता है। और पानी हमेशा क्या बहता है और हमें इंसान को क्या बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। पानी अगर नहीं हो तो सब कुछ सूखा पड़ जाए, नहीं तो पेड़ हो, पौधे हो, नहीं अनाज उगे, नहीं जानवर पानी पी सके, जानवर भी क्या मर जाए, इंसान मर जाए। तो पानी की वजह से क्या पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो इस पानी की खूबी को यहाँ पर बयान किया गया है। इस्माइल मरेठी ने बच्चों के लिए बहुत प्यारी नज़में लिखी हैं, आबे ज़ुलाल भी इनमें से एक है। इस्माइल मरेठी ने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं और आबे ज़ुलाल भी इनमें से एक नज़म है। इस नज़म में उन्होंने पानी की कीमियाई तरकीब, इसकी मुख्तलिफ़ अशकाल, इसकी रवानी, इसके औसाफ और इसके फ़वाइद का ज़िक्र किया है। इस नज़म में उन्होंने पानी की कीमियाई यानी इसकी जो कीमिया आप समझते हैं केमिस्ट्री, यानी इसकी जो तरकीब है ये कैसे बनी है, इसका जो साइंसी तरकीब है वो क्या है। तो साइंसी इसका तरकीब ये है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या आग को बुझाती है और हाइड्रोजन में क्या आग लग जाता है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये आग को बुझाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो ये पानी बन जाता है और ये आग को बुझाता है। तो पानी के यहाँ पर फ़वाइद बताए गए हैं कि इसका एक कीमियाई तरकीब है, इसके मुख्तलिफ़ अशकाल है, अशकाल शक्ल की जमा। ठीक है, इसकी रवानी अशकाल ये क्या है, शक्ल क्या है, इसका बर्फ़ बन जाता, ओला बन जाता, ओस की शक्ल में हमें नज़र आता है। तो इसके मुख्तलिफ़ अशकाल हैं। इसकी रवानी ये क्या है, दरिया में रवानी से बहती है, एक तरह से बहती जाती है और कहीं पर भी नहीं रुकती है। इसके औसाफ सिफत की जमा और इसके फ़वाइद फ़ायदे की जमा, इसका ज़िक्र किया गया है कि पानी हमारे किस किस काम आता है। नज़म के इब्तिदा में ये बताया गया है कि ये किन चीज़ों से बना है, इसका मिजाज कैसा है। तो ये किन चीज़ों से बना है मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इसका मिजाज कैसा है, इसका मिजाज बिल्कुल नरम है, ये जहाँ भी जाता है उसी बर्तन में ढल जाता है। ये हर चीज़ में कैसे ढल जाता है, इस पर तेज़ तलवार का कोई असर नहीं होता, ना ये जलता है, ना गलता है और ना सड़ता है। हर हाल में पानी ही रहता। पानी क्या है, हर हाल में पानी रहता है। कभी ये भाप बन जाता है, तो कभी ओला, तो कभी बादल, तो कभी ओस। कभी ये भाप बनकर उड़ जाता है, जब हम पानी को चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो ये भाप बनकर उड़ जाता है। कभी ओला यानी बर्फ़ बन जाता है, कभी ये बादल बन जाता है। जब भाप बनकर उड़ता है तो ये आसमान में बादल में चला जाता है और ये बादल बन जाता है। और कभी ओस बन जाता है, ओस कहते हैं शबनम की बूंद को, जो आपने पेड़ पौधे पर देखा होगा। तो ये कभी ओस बन जाता है। कभी कोहरा बन जाता है तो कभी बर्फ़। कोहरा क्या है, सर्दी में, बहुत सर्दी में क्या है ये कोहरे के रूप में गिरता है, जिससे क्या है पेड़ पौधे भी जल जाते हैं कभी कभी। और ये कभी बर्फ़ बन जाता है। तो ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर पानी काबिज़ है, ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर पानी काबिज़ है, यानी पानी है, पानी कब्ज़ा किया हुआ है। पानी ज़मीन का 3 हिस्सा क्या है, पानी है। इस्माइल मरेठी ने पानी को मुख्तलिफ़ शक्लों में देखा और दिखाया है। उन्होंने पानी को मुख्तलिफ़ शक्लों में देखा और दिखाया है। आम इंसान क्या सिर्फ पानी देख रहा है, लेकिन जो अदीब होते हैं, जो साइंसदान होते हैं, वो क्या हर चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं, उस पर गौर फ़िक्र करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या क्या खूबी है, इसके क्या कमी है, ये क्या क्या काम आ रहा है। तो इस्माइल मरेठी ने क्या पानी की कई शक्लों को देखा है और आपको बताया है कि पानी की क्या क्या शक्लें हैं। नज़म में तरन्नुम भी है और रवानी भी। आबे ज़ुलाल यानी आबे शीरीन, आबे ज़ुलाल यानी आबे शीरीन, आबे शीरीन यानी मीठा पानी, आब माने पानी और शीरीन यानी मीठा। आबे ज़ुलाल साफ़ और मीठे पानी को कहा जाता है। तो आबे ज़ुलाल यानी आबे शीरीन यानी मीठा पानी। जिस शीरी बयानी से पेश किया है वो इस्माइल मरेठी का सबसे बड़ा कमाल है। यानी आबे ज़ुलाल यानी आबे शीरी को जिस शीरी बयानी से, यानी जिस मीठे अंदाज से, जिस खूबसूरत अंदाज से पेश किया गया है, वो इस्माइल मरेठी का सबसे बड़ा कमाल है। आइए अब नज़म के इशारे की तशरीह पढ़ते हैं। तो कुछ इशारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सामने किताब रखें, फिर इस नज़म को पढ़ें, या इस नज़म के सारे इशार पढ़ लें, फिर इसके इशार की तशरीह पढ़ें। तो यह आपका है, दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, ना इसको तोप की भरमा से खौफ। ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, तशरीह है। ये इशार आबे ज़ुलाल
نظم سے لیے گئے ہیں جو ہماری درسی کتاب خیابان اردو میں شامل ہے اور جسے اسماعیل مریٹھی نے لکھا ہے۔ یہ آپ کی کتاب کا نام ہے خیابان اردو اور آب زلال نظم کا نام ہے، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ اسماعیل مریٹھی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کے ابتدائیہ اشعار میں اسماعیل مریٹھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ہوشیار ہیں تو اس بات پر غور و فکر کریں کہ پانی کیا ہے۔ یہ دو ہواؤں سے مل کر بنا ہے، اگر ان ہواؤں کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ پھر ہوا بن جائے گا، نہ اسے ہم دیکھ پائیں گے اور نہ ہی اسے چکھ پائیں گے۔ آپ اگر نظم کی ابتدائیہ میں یعنی شروعات میں اسماعیل مریٹھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ہوشیار ہیں، اگر آپ کے پاس دماغ ہے، اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پانی کیا ہے، یہ دو ہواؤں سے مل کر بنا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے۔ اگر ان ہواؤں کو الگ کر دیا جائے تو یہ پھر ہوا بن جائے گا، نہ اسے ہم دیکھ پائیں گے اور نہ اسے چکھ پائیں گے، کیونکہ ہم ہوا کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ قدرت کی کاریگری ہے۔ یہ کیا ہے؟ قدرت کی کاریگری ہے کہ اس نے دو ہواؤں کو باندھ کر پانی بنا دیا۔ قدرت چاہے اور اس کی مرضی ہو وہ ہوا کو پانی بنا دے اور پل بھر میں پانی کو ہوا میں تبدیل کر دے۔ یہ قدرت کی مرضی ہے، اور قدرت کیا ہے؟ جب چاہے ہوا کو پانی بنا دے اور پانی کو ہوا بنا دے۔ پانی کا مزاج بھی خوب ہے، قدرت نے اس کو نرم مزاجی عطا کی ہے۔ پانی کا مزاج کیا ہے؟ نرم مزاجی ہے، کہیں بھی جاتا ہے اسی برتن میں ڈھل جاتا ہے، جیسی جگہ ہوتی ہے ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں بہت سمائی ہے، صبر و تحمل ہے، یہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اس میں کیا ہے؟ بہت سمائی ہے، یعنی ہر چیز میں یہ سما جاتا ہے۔ صبر و تحمل ہے، یعنی اس کے اندر بہت صبر ہے، یہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتا، یہ ہر برتن میں سما جاتا ہے، کسی برتن سے نہیں لڑتا، نہ اسے کوئی صدمہ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی طرح زخمی ہوتا ہے۔ اسے نیزے، تیر، تلوار کا اور توپ کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ ہتھیار اسے زخمی نہیں کر پاتے۔ پانی کے اندر کیا ہے؟ بہت نرم مزاجی ہے، وہ ہر برتن میں کیا ہے؟ اسی برتن میں سما جاتا ہے اور اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسے کوئی صدمہ نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی زخمی نہیں کر سکتا، اس پر کوئی تیر تلوار کا اثر نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس سے ڈرتا ہے کہ کوئی ہتھیار اسے زخمی کر پائے گا۔ دوسرا بند ہے اس کا تواضع سے سدا پستی میں بہنا، کئی صیغوں میں ہے ایک اصل کی صرف، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ یہ انکساری کے ساتھ ہمیشہ پستی میں بہتا رہتا ہے۔ انکساری یعنی بہت عاجزی کے ساتھ، بہت صبر و تحمل کے ساتھ کیا؟ پستی میں بہتا، یعنی نیچے بہتا رہتا ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں، ظلم سہتا ہے، مگر ہموار ہی رہتا، مگر کیا؟ ہمیشہ ہموار رہتا، یعنی ایک طرح سے بہتا رہتا ہے۔ اس کے اندر رکاوٹ آتی ہے، یہ رکتا نہیں ہے، بہتا رہتا ہے۔ کسی طرح غصے کا اظہار نہیں کرتا، نہ کسی طرح سرکشی دکھاتا ہے اور نہ ہی کہیں ٹھہرتا ہے۔ یہ جو پانی ہے یہ کبھی غصہ بھی نہیں کرتا ہے اور نہ تو سرکشی کرتا ہے اور نہ ہی کہیں ٹھہرتا ہے۔ کہیں تمہیں پانی کے ڈھیر نظر آئیں گے، اگر بلندی پر ہوتا ہے تو آبشار بن کر فوارے کی مانند پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بلندی پر ہوتا ہے تو کیا؟ آبشار یعنی فوارہ بن جاتا ہے، اور فوارے کی مانند کیا؟ پستی یعنی نیچے کی طرف چلا آتا ہے، اور ہلکی چیزیں اس میں تیرنے لگتی ہیں۔ اگر پانی میں کوئی ہلکی چیز پھینکو تو وہ تیرنے لگتی ہیں، جیسے آپ بچپن میں کاغذ کا نو بنا کر پانی میں ڈالتے تھے تو وہ تیرنے لگے گی۔ لیکن اب اگر پتھر ڈالیں گے تو پتھر کیا؟ وزنی ہوتی ہے، تو پتھر کیا؟ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ہلکی چیزیں اس میں تیرنے لگتی ہیں، اور جبکہ وزندار بھاری چیزیں کیا ہے؟ ڈوب جاتی ہیں۔ انہیں یہ غوطہ کھلا دیتا ہے اور ہلکی چیزوں کو سر پر بٹھا لیتا ہے۔ بھاری چیزوں کو کیا؟ غوطہ کھلا دیتا ہے، یعنی پانی میں ڈبا دیتا ہے، اور ہلکی چیزوں کو سر پر بٹھا لیتا ہے، یعنی تیرا دیتا ہے۔ پانی پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نہ یہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، اور نہ ہی اسے آگ جلا پاتی ہے۔ یہ ہر حال میں پانی کا پانی ہی رہتا ہے، یہ کسی طرح نیست و نابود نہیں ہوتا۔ ہر حال میں پانی کا پانی ہی رہنا، بھلے ہی اسے دودھ میں بھی کیوں نہ ملا دیا جائے، ہر حال میں یہ پانی ہی رہتا، بھلے ہی ہم اس میں دودھ میں ملا دیتے ہیں تو یہ پانی ہی رہتا ہے، کیونکہ جب دودھ ابالو تو یہ پانی بن کر بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ گرمی پاتے ہی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور سردی پاتے ہی، نمی ملتے ہی یہ برف بن جاتا ہے۔ کبھی یہ بھاپ بن کر ہوا میں مل جاتا ہے، کبھی بادل بن کر پانی برسانے لگتا ہے۔ ہوا کی مدد سے یہ کوسوں دور نکل جاتا ہے۔ پانی کیا ہے؟
गर्मी पाते ही भाप बनकर उड़ जाता है और सर्दी पाते ही नमी मिलते ही ये बर्फ़ बन जाता है, और कभी ये भाप बनकर हवा में मिल जाता है और कभी बादल बनकर पानी बरसाने लगता है। पानी की आपने कई शक्लें देखी होंगी, लेकिन जब ये नज़म पढ़ेंगे आप तो आपको पानी के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होगी। हवा की मदद से ये कोसों दूर निकल जाता है। ये हमें मुख्तलिफ़ शक्लों में नज़र आता है। ये पानी ही तो होता है जो कभी ओला, कभी पाला, कभी ओस की शक्ल में नज़र आता है। ओला किसे कहते हैं? जब बर्फ़बारी होती है तो उसे ओला कहते हैं। पाला कहते हैं जब बहुत सर्दी में ओस गिरता है तो उसे पाला कहते हैं। और ओस कहते हैं शबनम की बूंद को, ये ओस होता है। ठीक है, ये कभी कोहरा बन जाता है, कभी भाप बन जाता है, कभी बर्फ़ बन जाता है। ये मुख्तलिफ़ शक्लों में ढल जाता है मगर रहता पानी है। आइए अगला बंद पढ़ते हैं। इसके दम से दुनिया में तरी है, कहीं जमुना, कहीं गंगा, कहीं नील। ठीक है, तरी है, तरी का मतलब है लिक्विड है, नमी है। इसके वजह से, पानी की वजह से हर जगह क्या तरी है, नमी है। ये पानी ही तो है जिसकी वजह से दुनिया में तरी है। इसी वजह से ये शादाबी और हरियाली है। जब तरी है, जब नमी है, तभी तो शादाबी है। अगर पेड़ में पानी नहीं पड़ेगा तो ये क्या है, शादाबी भी ख़त्म हो जाएगी और हरियाली भी ख़त्म हो जाएगी, फूल भी नहीं खिलेंगे और सब कुछ सूख जाएगा। तो पानी की वजह से क्या है, तरी है, नमी है, और इसकी वजह से शादाबी और हरियाली है। इसकी मदद से हमारी खेती हरी भरी रहती है। फल फूल, दरख्त, इसकी शाखें, जड़ें बूटियाँ सब पानी ही की वजह से शादाब व सरसब्ज होती हैं। और जो फल फूल है, दरख्त है, इसकी शाखें हैं, जड़ें हैं, बूटियाँ हैं, फूल हैं, सब पानी की वजह से शादाब यानी खिले खिले होते हैं और सरसब्ज होते हैं यानी हरे भरे होते हैं। सरसब्ज यानी हरे भरे होते हैं। वो पौधों और पेड़ों के एक एक हिस्से तक पहुंच जाता है। फूल भी इसकी मदद से खिलते हैं। फलों का रस भी पानी ही के दम से होता है। पानी क्या है, पेड़ के हर हिस्से पहुंच जाता है और फूल भी इसकी मदद से खिलते हैं। और जो फलों का रस है पानी की ही मदद से हमसे मिलता है। जो फल में रस आते हैं वो पानी की वजह से ही फल में रस आते हैं। इंसान हो या हैवान, सब पानी ही की वजह से ज़िंदा हैं। मैदे को ये रसद पहुंचाता है, मैदे यानी हमारे मैदे को ये रसद पहुंचाता है यानी नमी पहुंचाता है, और हमारा मैदा क्या है, मजबूत होता है। और इसी के दम से चीज़ें पैदा होती हैं। ये इमारत साजी में हमारे काम आता है। यानी जब हम इमारत भी बनाते हैं, जब ईंट पत्थर का घर भी बनाते हैं तो उसमें भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तिजारत में भी हम इसका सहारा लेते हैं। सेनत हुरफत हो या ज़राअत हो, हर जगह पानी हमारे काम आता है। सेनत हम करते हैं यानी कोई बिज़नेस करते हैं, ज़राअत यानी खेती बाड़ी करते हैं, तो हर जगह हमारे पानी काम आता है। ये खुले समुद्री की शक्ल में नज़र आता है। कहीं ये खलीज में मौजूद रहता है, जमुना, गंगा और नील जैसे दरियाओं में भी नज़र आता है। यही पहले ज़मीं पर मौजज़न था तो खुशकी ने उड़ाई जा बजा खाक। आइए अब इस बंद की तशरीह पढ़ते हैं। यहाँ शायर ने तख्लीकी कायनात के साइंसी नज़रिए इर्तिकाए ज़िंदगी की तरफ रुख मोड़ा है। यहाँ शायर क्या कहता है, साइंसी तरीक़ा बताता है कि जब कायनात बनी तो कैसे बनी। तख्लीक़े कायनात यानी कायनात कैसे बनी है, इसका साइंसी नज़रिया यहाँ पर बताया गया है। इर्तिकाए ज़िंदगी यानी जो ज़िंदगी की तरक्की हुई, यानी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई तो वो कैसे हुई। कहते हैं कि सबसे पहले कुछ ना था, सिर्फ पानी ही पानी था। कहा जाता है कि पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। ना पहाड़ थे, ना मैदान, ना जंगल, हर सू पानी ही का दूर दौरा था। ज़मीं पानी ही में समाई हुई थी। खुश्की और तरी में कोई फ़र्क ना था, ना कोई बस्ती, ना कोई जजीरा था, वही हर तरफ मौजज़न था। यानी दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, न तो ज़मीन थी, ना तो मैदान था, ना जंगल, ना कुछ भी नहीं था। हर तरफ क्या, पानी ही पानी था। ज़मीन पानी ही में समाई हुई थी। खुश्की और तरी में कोई फ़र्क ना था। पूरी ज़मीन क्या, पानी में समाई हुई थी। कहीं पर खुश्की नहीं था, कहीं पर, हर जगह पानी ही पानी था। वही हर तरफ मौजज़न था, यानी हर तरफ पानी नज़र आ रहा था। मगर दुनिया में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। आज हालत बदल गई है, अब हर तरफ पानी ही पानी नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ ने करवट बदल ली है, हर चीज़ में तब्दीली आ गई है। वैसे भी हवा हो, पानी, जवानी हो, बुढ़ापा, हर चीज़ में कोई ना कोई तब्दीली आती है। अब क्या है, दुनिया बदल गई है और हर जगह क्या है, पानी अब नहीं है, अब क्या, खुश्की भी आ गई है। और वैसे भी हवा हो, पानी हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हर चीज़ में क्या है, तब्दीली आती रहती है।
خشکی نے پانی کو دھکیل کر اپنے لیے جگہ بنا لی. خشکی نے زمین نے کیا پانی کو دھکیلا اور اپنے لیے جگہ بنا لی. زمین نے دھیرے دھیرے ایک کنجوس کی طرح پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر خشکی کا حصہ نمایاں ہو گیا. اور خشکی نے کیا کیا کہ کنجوس کی طرح پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور دنیا کے ایک حصے میں کیا خشکی نمایاں ہو گیا. اور جب دنیا کے بڑے حصے پر خشکی نے اپنا قبضہ جما لیا تو جا بجا خاک اڑنے لگی. پانی سے پہاڑ نکلے، میدان پیدا ہوئے، نخلستان وجود میں آئے. اور جب خشکی نے اپنا حصہ جما لیا تو دنیا میں کیا ہے تو ہر جگہ کیا خاک اڑنے لگے. ٹھیک ہے، پانی سے کیا پہاڑ نکلا، میدان نکلا اور نخلستان یعنی ریگستان بھی نکلا. تری کا جب دامن ہو گیا خاک، بہت عمرے میں ہوتا ہے اثر کچھ. اگرچہ اب بھی دنیا کے زیادہ حصے پر پانی کا قبضہ ہے، لیکن تری اور خشکی دونوں میں جنگ جاری ہے، دونوں میں کاٹ چھانٹ جاری ہے. کہیں پانی اپنا قبضہ جما لیتا ہے، کہیں ندی نالے خشک ہو جاتے ہیں اور وہاں خشکی کا راج ہوتا ہے. کبھی تالاب اور گڑھوں کو مٹی سے پاٹ دیا جاتا ہے، کبھی خشکی پانی میں بدل جاتی ہے. خشکی آج دنیا کے چوتھائی حصے میں ہے. خشکی یعنی زمین کیا ہے دنیا کے 1/4 حصے میں ہے اور 3/4 میں کیا ہے پانی ہے. تو پانی اور خشکی میں کیا ہے لڑائی ہو رہی ہے. کبھی پانی اپنے قبضہ کر لیتا ہے زمین پر اور کبھی زمین کیا ہے پانی کو دھکیل کر قبضہ کر لیتی ہے. تو جبکہ 3/4 حصہ میں کیا سمندر ہے، خشکی کیا 1/4 میں ہے اور 3 حصے میں سمندر ہے. تری کا زور نہیں چل رہا ہے اور آنے والی دنوں میں زمین تری پر قبضہ پائے گی. کیا تری کا یعنی پانی کا زور نہیں چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہے زمین پر تری کا قبضہ ہوگا یعنی پانی پر قبضہ ہوگا. جب زمین پر پانی زیادہ تھا تب وہ موٹی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے پانی پر خشکی غالب آتی جا رہی ہے. اب کم و بیشی نظر نہیں آ رہی ہے. تبدیلی کا یہ عمل دھیرے دھیرے بتدریج ہوتا چلا جاتا ہے اور دنیا میں کیا تبدیلی ہمیشہ ہوتی ہے اور تبدیلی کا یہ عمل دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے. پہلے جب دنیا میں بہت زیادہ پانی تھا تو وہ کیا موٹی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے کیا ہے پانی پر کیا خشکی غالب آتی جا رہی یعنی زمین زیادہ ہو رہا ہے اور پانی کم ہو رہی ہے اور یہ تبدیلی کیا ہے بڑھتی جا رہی ہے. تو آئیے اب مشکل سوال جواب پڑھتے ہیں. تو بچوں اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اگر لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، آپ کو محنت سے پڑھاتی ہوں تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینک ضرور بھیجیں. سوال ایک ہے پانی کے سدا پستی میں بہنے کی شاعر نے کیا وجہ بیان کی ہے. تو جواب لکھیں گے پانی نرم مزاج ہے اور اس میں انکساری ہے. وہ ظلم ستم سہ کر بھی ہموار ہی رہتا ہے. اس میں خود سری اور سرکشی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پستی ہی میں بہتا ہے. پانی کے اندر کیا ہے نرم مزاجی ہے، اس میں انکساری ہے یعنی وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے اور ظلم ستم کو سہ کر بھی وہ کیا ہموار رہتا ہے یعنی ایک طرح سے بہتا رہتا ہے. اور اس کے اندر کیا خود سری نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، وہ ہمیشہ پستی میں رہتا ہے. پانی کے پتھر بن جانے سے کیا مراد ہے؟ بہت آسان سوال ہے. جواب پانی کے پتھر بن جانے سے مراد برف یا اولا بن جانا. ٹھیک ہے. سوال 3 ہے جب کہیں پستی ہو اور ٹاپو نہیں تھے تو زمین پر کس کا دورہ تھا؟ تو جواب لکھیں گے جب کہیں پستی اور ٹاپو نہیں تھے تو زمین پر صرف پانی ہی کا دورہ تھا. ٹھیک ہے. آپ اس نظم کو پوری ضرور پڑھیے گا. میں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے اور ایک ایک بات بتایا ہے. ایسا نہیں کہ آپ 4 سوال جواب پڑھ لیں اور لگے کہ کچھ بتا ہی نہیں گیا. اس لیے پوری نظم کو، پوری خلاصہ کو بہت اچھے سے اور دل لگا کر پڑھیے گا تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے. جب کہیں بستی اور ٹاپو نہیں تھے تو زمین پر صرف پانی ہی کا دورہ تھا. زمین کے 3/4 حصے میں کس کا راج تھا؟ زمین کے 3/4 حصے میں کس کا راج تھا؟ تو زمین کے 3/4 حصے پر خشکی کا راج تھا. کس کا راج تھا؟ خشکی کا راج تھا یعنی زمین کا راج تھا. سوال 5 ہے شاعر نے آب زلال کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ آب زلال یعنی میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، شیرین پانی. تو اس کی کیا خوبیاں بیان کی ہے؟ شاعر نے بتایا ہے کہ پانی کا مزاج نرم ہے، جیسی جگہ ملتی ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، ہر برتن میں، ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے. پانی کا مزاج کیا ہے؟ نرم ہے، اس کو جیسی جگہ ملتی ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ گلاس میں پانی ڈالیں گے تو وہ گلاس کی شکل کا ہو جائے گا، اگر آپ پیالے میں پانی ڈالیں گے تو وہ پیالے کی شکل کا ہو جائے گا. تو ہر برتن میں، ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے. اس پر کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی سرکشی نہیں.
न जलता है न गलता है। इसमें क्या है, किसी तरह की सरकशी नहीं है, ज़िद नहीं करता है या किसी बात के लिए अड़ नहीं जाता, बल्कि जैसे रखो वो वैसे रहता है। न तो जलता है, न गलता है, न सड़ता है। ये ज़राअत, सनत, तिजारत हर जगह काम आता है। और पानी क्या है, हमें हर जगह काम आता है। हम इमारत बना रहे हों या बिज़नेस कर रहे हों या खेती बाड़ी कर रहे हों, हर जगह क्या है, पानी काम आता है। फल फूल और दरख्त इसी के दम से सरसब्ज रहते हैं। फूल फल और दरख्त क्या है, इसी की वजह से हरे भरे रहते हैं। हमें रसदार फल मिलता है, हमें खूबसूरत फूल देखने के मिलते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे अनाज उगते हैं। ये सब पानी की वजह से होते हैं और इस पानी की वजह से ये सब क्या हरे भरे हमें मालूम होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।